वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को आप कैसे फिल करेंगे। क्लास वाइज हम जान लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आपको फिल करने होंगे, विवरण में आप क्या डालेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है वो 6 पेज का आपको दिखाई देगा। 6 पेज जो है अभी देखेंगे तो काफ़ी पेचीदा आपको लगेगा, और वैसे जब एक बार आप काम कर लेंगे इस पे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब जो ये है फॉर्मेट है अब नहीं चेंज होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक टीचरों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि ये जो एचपीसी का जो नया फॉर्मेट आया हुआ है वो उसको हम कैसे फिल करेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हमको फिल करने होंगे। तो भाग एक जो है सामान्य जानकारी है, भाग एक पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे अपार आईडी, तो मैं अपार आईडी की जो जानकारी है, बाकी सब तो जो कॉमन जानकारी आप फिल करते आ रहे हैं। अपार आईडी के लिए मैं एक वीडियो, अपार आईडी की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे अपार आईडी को शामिल क्यों किया गया है, इस पर थोड़ी बात कर लेंगे। तो इस पर भी ज़्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। दूसरा एक अनुभाग है, ये सेक्शन को बताता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ए बी सी हो सकता है आपके स्कूल में सेक्शन अगर होगा तो सेक्शन को आप फिल कर लेंगे। और यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि कुछ बताने लायक नहीं है। एक तो दिव्यांगता का अगर प्रकार होगा HILV VI, तो जो जो भी प्रकार होगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें। बाकी सब तो मुझे लगता है कि सेम है। दूसरी बात, बच्चों की जो रुचि है, बच्चों की जो रुचि है बच्चों को पूछ के हमको फिल करने हैं। अब ये जो हम भर रहे हैं, जो यहाँ पे फॉर्म फिल हम कर रहे हैं, क्लास 5th का है, लेकिन एज इट इज जो है 3rd क्लास 4th क्लास और 5th क्लास का जो है सेम ऐसे ही फिल करने होंगे। रुचि तो हमको बच्चों से पूछ के लिखना है। अब एक जो चीजें हैं जिसके बारे में हम जब एसपीसी पर बात कर रहे थे, एक पालक या अभिभावक का अवलोकन, तो यहाँ पे लिखा है आपके घर के आसपास में इनमें से कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है। अगर एक कोई चीज है तो ठीक है, यहाँ पे पुस्तक पत्रिका है, तो यह टिक कर सकते हैं। समाचार पत्रिका ये भी, तो ये मल्टीपल हो सकते हैं, कोई एक ही को फिल करने हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास संसाधन और कई सारे होंगे। चलिए आगे हम बात कर लें वार्षिक परीक्षा परिणाम। तो वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिए यहाँ पे कार्य क्षेत्र आधारित दिया हुआ है। इस कार्य क्षेत्र पर हम बात और करेंगे कब, जब हम इस पर एक अलग सा वीडियो लेके आएंगे। अगर इसको आपको समझना होगा तो ये लगभग लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास ये कुछ टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। इस चीज़ों को मैं भी क्लियर करूंगा जब ये वीडियो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो क्या करना है उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। इसके लिए एक नया वीडियो हम लेके आएंगे, और ये क्रेडिट क्या है और अर्जित क्रेडिट क्या है, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। जो यहाँ पे सीखने के कुछ मानक दिए हुए हैं, सीखने के मानक क्या है। भाषा शिक्षा R1। अब सीखने के मानक मतलब यहाँ पे एक कार्य क्षेत्र बोलते हैं इसको। और कार्य क्षेत्र क्या होता है, उस कार्य क्षेत्रों का अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र को हम एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं। एक स्टैंडर्ड इसलिए कहें क्योंकि इसी स्टैंडर्ड या इसी मानक के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाना है। भाषा शिक्षा R1 जो है विषय हिंदी से संबंधित है। और मैं आपको पहले भी बता दूं कि ये विषय का मार्क्स नहीं है। विषयवार जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं, तो ये बच्चों का जो मूल्यांकन जैसे हम करते हैं, तो ये नंबरिंग जो प्रोसेस वाली जो बातें होती है, तो यहाँ पे विषयवार हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के कौशल का हम मूल्यांकन या आकलन कर रहे हैं, बच्चों के जो अनुभव है उसका हम आकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आकलन किस तरीके से करना है। अब हमारे पास एक रूब्रिक होने चाहिए। रूब्रिक क्या कहलाता है, या रूब्रिक अगर हम कहें, ये जो कह सकते हैं ये जो बना हुआ है वो रूब्रिक ही है। और रूब्रिक के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। रूब्रिक को हम एक स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, एक मापदंड बोल सकते हैं, एक मानक कह सकते हैं। जिस मानक के द्वारा आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चों का आकलन कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक रूब्रिक कहेंगे। यहाँ पे रूब्रिक बना हुआ है, लेकिन रूब्रिक में हमको ज्यादा काम यहाँ पे नहीं करने हैं। इसके अलावा हमको इंटरनल या आंतरिक अपने तरीके से हमको डायरी में या जो भी है वो काम करने होंगे। चलिए उस तैयारी की जैसे हम बात कर रहे थे कि हमको क्या पहले की तैयारी होनी चाहिए जब ये
जो सीखने के मानक भाषा R1 है उसको, या एक गतिविधि पर अध्यापक की प्रतिक्रिया जो है, ये देने से पहले आपको क्या काम करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ यहाँ पे क्लास 5 का वो लिया हुआ है, और क्लास 5 में आप देख पा रहे होंगे क्लास 5 में मैं अमर शहीदों का आचरण। देखिए ये जो आकलन हम करेंगे क्लास 5 के लिए हम कर रहे हैं, और क्लास 5 के लिए अगर हम कर रहे हैं तो अभी तो हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं इस पे। जब ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, तो जब आप एचपीसी को देखेंगे, एचपीसी के फॉर्मेट को देखें, तो एचपीसी के अगर फॉर्मेट को देखते हैं तो ये सत्र में 2 बार करने हैं, है ना। तो ये 2 बार आपको करने होंगे सत्र में, एक सत्र में आपको 2 बार करने होंगे। ये हो सकता है कि आप 5 मंथ में आप कर सकते हैं पहला वाला, और दूसरा वाला आप या तो 9th मंथ में, या तो हाँ 9th मंथ में आप कर सकते हैं। तो ये 2 बार आपको क्या करने हैं, ये करने होंगे। अभी तो फिलहाल के लिए आपको एक ही टाइम आपको करने होंगे। तो सबसे पहली बात तैयारी की बात, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए होंगे। ये रूब्रिक बनाने के लिए जैसा वहां पे बना हुआ है, ये रूब्रिक है। जो रूब्रिक वहां पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे योग्यता देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये योग्यता हो गया। प्रारंभिक स्तर वहां पे भी है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, एक मध्यम स्तर, उच्चतर स्तर। ये स्तर को दर्शाता है, किसके स्तर को, बच्चे के। जब बच्चा क्या करता है, ये जो जागरूकता है, जागरूकता किसको दर्शाता है, ये ज्ञान को दर्शाता है। बच्चा कितना नॉलेज रखता है। संवेदनशीलता किसको दर्शाता है, संवेदनशीलता जो है कनेक्टिविटी को दर्शाता है, भाव को दर्शाता है, सहयोगात्मकता को दर्शाता है, व्यवहार को दर्शाता है। थोड़ा हम जैसे जैसे देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। रचनात्मकता जो है ये क्रिएटिविटी या नया निर्माण करने से संबंधित है, कि बच्चा कितना आगे सोच सकता है। जहां पे पाठ खत्म होता है वहां से बच्चा कितना ज्यादा सोचना शुरू करता है, ये रचनात्मकता के अंतर्गत आता है, क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो रूब्रिक्स कैसे तैयार हुआ है। रूब्रिक्स को तैयार करने के लिए सबसे पहली बात तो हमारे पास अवेयरनेस के कुछ प्रश्न होने चाहिए। अवेयरनेस के प्रश्न, जैसे मैंने एक गतिविधि करवाया, पाठ खत्म कर लिए, और पाठ खत्म करने के बाद बच्चों को समझ में आया होगा तो मैंने एक एक्टिविटी करवाया। और एक्टिविटी कैसे है कि यहाँ पे देखिएगा, एक्टिविटी के लिए जो क्वेश्चंस है, इस कविता में किन किन शहीदों का नाम आया है, शहीद किसे कहते हैं, 3 प्रश्न है यहाँ पे। भगत सिंह ने क्या किया था, आप नीचे देखेंगे रूब्रिक्स में इसी से संबंधित जो पहला जो प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी, यहाँ पे देख रहे हैं विद्यार्थी शहीदों के नाम पहचानता है, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, विद्यार्थी जो है शहीदों का नाम पहचानता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे उदाहरण में यहाँ पे भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए, तो ये रूब्रिक कैसे फ्रेम हो, और जो ये जो रूब्रिक जो फ्रेम है वो कैसे तैयार होगा, इस प्रश्न से तैयार होगा। अब यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 प्रश्न में 3 मतलब 3, ये तो किसके लिए हो गया, ये जो प्रश्न है जागरूकता के प्रारंभिक स्तर के लिए होगा, ये जो मध्यम स्तर के लिए होगा, और ये जो है उच्चतर स्तर के लिए। तो जैसे जैसे हमने प्रश्न यहाँ पे किए हुए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, और आपको समझना होगा तो इस चीज़ों को अच्छे से आप आराम से समझ सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे जो हम रूब्रिक्स की बात कर रहे थे, या हमारा जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कैसे हमको फिल करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, टिक करने हैं कि बच्चा हमारा, हमने एक गतिविधि करवाई। गतिविधि कौन सी है, मैंने अभी बता रहा था आपको कि मैं अमर शहीदों का आचरण से मैंने एक गतिविधि करवा रहा हूँ, और गतिविधि में सारे बच्चे जो है अलग अलग रूप से भाग ले रहे हैं। किसी बच्चों को मैंने क्या किया, अगर एक बच्चे का मुझे आकलन करना हो तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हो सकता है कि हम समूह में भी पूछे, और जो जो बच्चा जानते हैं तो वो बच्चा इस लेवल पे है। अब हो सकता है कि जागरूकता के ये 3 प्रश्न हम देख रहे हैं कौन से स्तर में है, तो उस स्तर को चेक करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा कौन से स्तर का जवाब दे रहा है। तो अगर बच्चा इस लेवल के जवाब दे रहा है, उच्चतर स्तर का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे जो उच्चतर स्तर है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं संवेदनशीलता की। तो यहाँ पे संवेदनशीलता की भी बात हो रही है, प्रश्न भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शहीदों का सम्मान क्यों करना चाहिए, राष्ट्रगान के समय हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, तो उसका भी अगर बच्चा देता है, आंसर देता है, विद्यार्थी शहीदों के प्रति सम्मान दिखाता है, अगर दिखाता है तो वो इस लेवल में है। विद्यार्थी शहीदों के परिवार के त्याग को समझकर भाव व्यक्त करता है, अगर ये बच्चों में दिख रहा है, ये गुण आपको दिख रहा है, तो बच्चा इस लेवल में है। अगर विद्यार्थी अपने व्यवहार में सम्मान दिखाता है, और राष्ट्र, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व
पर स्वयं आगे बढ़कर श्रद्धांजलि देना। तो इस तरीके की एक्टिविटी अगर बच्चा करता है तो वो बच्चा इस लेवल में है। तो आपको देखना है कि ये जो गतिविधि करवा रहे हैं उस गतिविधि के अंतर्गत बच्चा आपके किस लेवल पे है। रचनात्मकता की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहेंगे विद्यार्थी चित्र या छोटा नारा बनाता है, उदाहरण जय हिंद लिखकर पोस्टर बनाना। अगर बच्चा अगर इस तरीके से करता है तो इस स्तर पे है। हमारा प्रश्न के ऊपर रहेगा, विद्यार्थी समूह में कविता संदेश तैयार करता है, उदाहरण देशभक्ति पर 3 से 4 पंक्तियां बनाना। तो अगर ये बच्चा इस तरीके से कर पा रहा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बच्चा इस लेवल में है। और विद्यार्थी स्वतंत्र रचनात्मक अभिव्यक्ति करता है, उदाहरण अगर मैं सैनिक होता विषय पर भाषण या लेख लिखना। तो इस तरीके से अगर बच्चा कर रहा है, या मैं अगर सैनिक होता तो क्या करता, उस पर अगर कुछ बातें बोल पा रहा है बच्चा, या मैं इस प्रकार से काम करता, तो बच्चा जो है इस लेवल पे हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कि इसको हमको तैयार कैसे करना है। मे बी कुछ तो आपको समझ में आया होगा। अभी फिलहाल के लिए आपको इस पे ज्यादा वर्क नहीं करने हैं। आपको क्या करने होंगे, कुछ एक्टिविटी अभी करवा सकते हैं। ये जो प्रोफार्मा हमको बाद में मिला, और ये जो प्रपत्र हमको, अगर ये कार्ड जो है, प्रगति का जो कार्ड है, वो हमको अगर पहले मिला होता तो हमको इस तरीके से काम करना होता। दूसरी बात, इस पे जो है प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। मुझे जहां तक लगता है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है सभी टीचरों को। ये थोड़ा सा जितना दिखने में लगता है पेचीदा, उसने उतने करने में भी है। तो मैंने देखा कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो सीखने के मानक हिंदी के जो मैंने कार्य क्षेत्र लिए हुए हैं, उस कार्य क्षेत्र में मैंने एक गतिविधि तैयार किया। उस गतिविधि में उच्चतर स्तर पर है, संवेदनशीलता में बच्चा दूसरे मध्यम स्तर पर है, और रचनात्मकता के वो तीसरे स्तर पे, मतलब उच्चतम स्तर पे है। तो अब मुझे क्या करना है, दूसरा काम, अब मुझे अवलोकन टिप्पणियां यहाँ पे लिखनी होगी। क्या करनी होगी, अवलोकन टिप्पणी। अब अवलोकन टिप्पणी अगर बच्चा सब चीज कर रहा है, जागरूकता लेवल पे है, तो अवलोकन टिप्पणी हमको कैसे लिखने होंगे। तो अवलोकन टिप्पणी के लिए मेरा अगर बच्चा क्या है, प्रारंभिक स्तर के रचनात्मकता लेवल में, रचनात्मकता के लेवल में है, तो मेरी अवलोकन टिप्पणी क्या हो जाएगी। तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि हमारी जो अवलोकन टिप्पणी है वो कहाँ पे जाएगी। तो देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे आपके स्तर के अकॉर्डिंग मैंने तीन तीन वो तैयार किए हैं। प्रारंभिक स्तर के लिए अगर प्रारंभिक स्तर की बात करते हैं तो एक जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता, 3 लेवल के लिए यहाँ पे हमने तैयार कर दिए हैं। अगर प्रारंभिक स्तर में है तो प्रारंभिक स्तर में कौन से वाले में है बच्चा, तो हमारा जो बच्चा है हम देख रहे हैं प्रारंभिक स्तर में जागरूकता के, है ना, उच्चतर स्तर पे है। तो देख लेते हैं यहाँ पे उच्चतर स्तर वाले को, ये उच्चतर स्तर। तो उच्चतर स्तर है, और उच्चतर स्तर के किसमें है, रचनात्मकता के उच्चतर स्तर पे। तो यहाँ पे नए विचारों से प्रभावी अभिव्यक्ति, तो हमको पहला ये वाला नोट कर लेना है। ठीक है, नए विचारों से प्रभावी अभिव्यक्ति करता है। दूसरा जो हमारा बच्चा है संवेदनशीलता के मध्यम स्तर पे, तो मध्यम स्तर पे अपन चले जाते हैं, मध्यम स्तर पे, और कहाँ पे है, संवेदनशीलता। तो ये वाला जो हमारा अवलोकन टीप है, तो ये वाला समूह में सहयोग करते हुए जिम्मेदारी या जिम्मेदार व्यवहार दिखाता है, तो ये हो गया। और लास्ट में हम चलें अंतिम वाले में, तो रचनात्मकता में हम बात करें तो उच्चतर स्तर पर है। तो रचनात्मकता में वो पुनः उच्चतर स्तर पर है। तो हम देख लेते हैं ये वाला अपना उच्चतर स्तर पे अगर गया है वो बच्चा, प्रारंभिक में एक रचनात्मकता वाले स्तर पे ये एक पहला वाला, ये एक दूसरा वाला, और ये एक तीसरा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं देखते हैं, और इसी चीज को हमको क्या करना होगा, हमें नोट करना होगा। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इसको अपन नोट कर लिए कि सरल गतिविधि निर्देशानुसार पूर्ण करता है। ठीक है, समूह में सहयोग करते हुए जिम्मेदार व्यवहार दिखाता है, और नए विचारों से प्रभावी अभिव्यक्ति करता है। तो ये तीनों चीजों को आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि स्वमूल्यांकन एवं सहपाठी मूल्यांकन। स्वमूल्यांकन वो खुद करता है अपने आप का, जैसे कि हमने एचपीसी में बात किए थे, और सहपाठी मतलब उनके मित्र जो है उनका मूल्यांकन करते हैं। जो गतिविधि उन्होंने किया तो उनको अगर अच्छा लगा हो, अगर हाँ है तो हाँ पे हम टिक करेंगे, और सहपाठी ये और है, नहीं है, और कभी नहीं, कभी कभी है। दूसरा यहाँ पे सहपाठी मूल्यांकन है, अगर उनके मित्र बताते हैं कि इनको ये काम करना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है, गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है, हाँ, तो हाँ अगर बोलता है तो यहाँ पे वो टिक करेगा, और नहीं बोलता है तो वो नहीं वाले में टिक करेगा। ये हम बात कर लेते हैं समग्र टिप्पणियां। तो ये समग्र टिप्पणी क्या है,
समग्र टिप्पणी को समझने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो समग्र टिप्पणी क्या है? ये समग्र टिप्पणी R1 या भाषा पर हम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमने जो कार्य क्षेत्र लिए थे, कार्य क्षेत्र हमने लिए थे, है ना, भाषा के लिए कार्य क्षेत्र जो लिए थे, अब कार्य क्षेत्र में हमने एक गतिविधि कराई। गतिविधि क्या था? मैं अमर शहीदों का चारण से मैंने एक गतिविधि करवाया, और वो गतिविधि में बच्चे ने भाग लिया, और भाग लेने के बाद हमको पता चला कि कौन से इसी योग्यता जो कौन सी कॉम्पिटेंसी या बोल सकते हैं योग्यता जो है, उसमें वो कौन कौन से स्तर पे है। तो हमने देखा कि जागरूकता में वो क्या कौन से स्तर पे? उच्चतर स्तर पे, संवेदनशीलता में मध्यम, और रचनात्मकता में उच्चतर स्तर पर है। तो इसी को हमको ओवरऑल क्या करना है? अवलोकन टिप्पणी लिखना है कि बच्चा जो है उच्चतर स्तर पर है और यहाँ पे मध्यम स्तर पर है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा जो है लगभग लगभग उच्चतर स्तर के आसपास है। तो आपको ये देख लेंगे, समग्र टिप्पणी मैंने 3 तरीके से मैंने लिखा हुआ है। एक तो प्रारंभिक स्तर पे है, तब इस तरीके से हम समग्र टिप्पणी हम लिखेंगे, और मध्यम स्तर पर है तो इस तरीके के हम टिप्पणी लिखेंगे, और उच्चतर स्तर पर है तो इस तरीके की टिप्पणी लिख लेंगे। तो हमारा बच्चा जो है लगभग लगभग उच्चतर स्तर के आसपास है। विद्यार्थी राष्ट्र प्रेम एवं शहीदों के आदर्शों को जीवन से जोड़कर संवेदनशील एवं जिम्मेदार व्यवहार प्रदर्शित करता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति, नेतृत्व एवं सकारात्मक सोच उत्कृष्ट स्तर की है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? इसको फिल कर लेंगे। तो चलिए, तो ये हो गया, हमने इसको क्या कर लिए? फिल कर लें। और यहाँ पे फिल करने के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं हमारा सीखने के मानक भाषा R2 की ओर। तो सीखने के मानक भाषा R2 पर हम जब बात करते हैं तो R2 किससे संबंधित है, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, R2 किससे संबंधित है? तो R2 जो है अंग्रेजी भाषा से, इंग्लिश, तो इंग्लिश से संबंधित है। अब कार्य क्षेत्र और विषय में क्या अंतर है? कार्य क्षेत्र जो होता है जिसको हम पढ़ाते हैं और जिस पर हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक अंक मिल जाता है हमको, और ग्रेड या तो ग्रेड मिल जाता है। तो ये जो HPC है वो अंकों और ग्रेडों से भिन्न है। यहाँ पर हम उनके अंकों का निर्धारण नहीं कर रहे हैं, और न ही हम यहाँ पे ग्रेड का निर्धारण कर रहे हैं। हम उनके कौशल या दक्षता या उनके अनुभव को हम यहाँ पे आंक रहे हैं, कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना समझ सकता है, कितना समझने की उनकी क्षमता है। तो उनकी कह सकते हैं कि यहाँ पे उनकी जो दक्षता है, उनके कौशल है, उनकी क्षमता है ना, उसको हम आंकने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सीखने के जो मानक है भाषा R2 यहाँ पे अंग्रेजी है, और अंग्रेजी के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? एक रूब्रिक्स तैयार करना होगा, क्वेश्चन बनाने होंगे। आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन और रूब्रिक्स कैसे बनते हैं। क्वेश्चन और रूब्रिक्स जो है आपको आजकल आप देखे होंगे, न्यू बुक्स आपने देखे होंगे, तो वहां पे आपको ना CG लिखा होगा, CG1 CG2, ये करिकुलर गोल कहते हैं इसको, पाठ्यक्रम लक्ष्य बोलते हैं, करिकुलर गोल। तो ये करिकुलर गोल हो गया। अब करिकुलर गोल डिसाइड करने के बाद आपको कॉम्पिटेंसीज भी डिसाइड करने होंगे। तो दोनों को आपको ध्यान रखना होगा कि आपने कौन से पाठ्यक्रम के जो लक्ष्य है उसको आपने लिए हैं, और पाठ्यक्रम के लक्ष्य को लेने के बाद आपको कंपिटेंसी तय करने होंगे कि कौन सी कंपिटेंसी पे मुझे काम करने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपको ये जानने होंगे, आपको सीखने होंगे, तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हाँ, हमें रूब्रिक्स बनाने सीखने हैं। इस तरीके से मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं रूब्रिक्स बनाना आप सबको बता सकूं। ज़्यादा हम इस पे समय नहीं लेते हैं और डायरेक्ट चलते हैं रूब्रिक्स हमने जो तैयार की है उस पर। ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, अवलोकन टिप कैसे लिखना है। तो पहले हम चल लेते हैं रूब्रिक्स की ओर। तो हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की रूब्रिक्स के लिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार किए हैं। लेसन द स्काई इज फॉलिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, यहाँ पे जागरूकता जो है किससे संबंधित है? अंडरस्टैंडिंग, समझ, कहानी की जो समझ है उससे संबंधित है। संवेदनशीलता, वैल्यू एंड मोरल कनेक्शन से। और रचनात्मकता जो है एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हमने क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन तैयार करना अभी के लिए तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता है कि अभी आप इतने में कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो आपको करने होंगे ताकि आप टिप्पणी लिख सकें। तो मैंने द स्काई इज फॉलिंग यहाँ पे लिया हुआ है, एक पार्ट लिया हुआ है, और वहां से एक गतिविधि बना लिया है। गतिविधि जो है कहानी के बारे में, हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, व्हाट फेल ऑन द हेन्स हेड, नेम टू एनिमल इन द स्टोरी। ये प्रारंभिक स्तर का पहला क्वेश्चन हो गया, जागरूकता से संबंधित। मध्यम स्तर की क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। व्हाई डिड द hen think that the sky was falling, what did the other animal do after hearing the hen, why were the animal running। तो
क्यों जो है वहाँ के जो जानवर है क्यों भाग रहे थे, है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है हमने मध्यम स्तर पे रखा हुआ है, क्योंकि ये जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। संवेदनशीलता में आप देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे वैल्यू एंड मोरल कनेक्शन क्या बता रहा है। इज इट गुड टू स्प्रेड फॉल्स न्यूज, व्हाट इज रूमर, क्या जो अफवाहें होती है क्या है अफवाह, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वाई इज स्प्रेडिंग रूमर्स हार्मफुल, व्हाट शुड वी डू बिफोर बिलीविंग एनी न्यूज। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको बिलीव करने से पहले हमको ध्यान रखना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि क्या सच्चाई क्या है ना। तो यहाँ पे रचनात्मकता से भी संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हम डायरेक्ट रूब्रिक्स में चलते हैं। जो प्रारंभिक स्तर के जो प्रश्न थे हमारे, कि केवल पात्रों के नाम बताता है, हेन वाज अफ्रेड, केवल पात्र के नाम बता पा रहे हैं यहाँ पे। मध्यम स्तर पे देख रहे हैं कि घटनाओं का कारण बताता है, क्या क्या हुआ था। हेन थॉट द स्काई वाज फॉलिंग बिकॉज समथिंग फेल ऑन हर हेड, मतलब वो जो हेन है वो सोच रहे थे कि स्काई वाज जो है आकाश जो है आसमान जो है वो क्या हो रहा है, गिर रहे हैं ना। तो गिर रहे थे फॉलिंग बिकॉज समथिंग फेल ऑन हर हेड, उनके सर पे जो नारियल का वो गिरा हुआ था, नारियल का जो फल है, लेकिन वो कुछ अलग ही समझ रहा था। तो इस तरीके से हम देखें कि कौन से स्तर पर है। अगर बच्चा इस स्तर के जवाब देते हैं तो यहाँ पे वो मध्यम स्तर पर रहेंगे। उच्चतर स्तर की बात करें, कहानी का मुख्य संदेश स्पष्ट बताता है, वी शुड नॉट बिलीव रूमर्स विदाउट चेकिंग द ट्रूथ, हमको क्या नहीं करना चाहिए, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हमको सच्चाई का पता ना हो जाए। तो ये जो चीजें हैं, अगर बच्चे ऐसा जवाब देते हैं तो बच्चा जो है हमारा इस स्तर पे है। तो ये टिक मार करने का ही काम नहीं है, टिक मार करने के पीछे क्या कारण है उसको भी हमको जानने जरूरी है। तो चलिए हम आगे इस पर बात कर लेते हैं। और संवेदनशीलता, यहाँ पे अफवाह का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाता कि रूमर्स क्या है, उसके बारे में बच्चे को समझ नहीं है। तो वो अगर नहीं है तो फिर संवेदनशीलता के प्रारंभिक स्तर पे होंगे। अगर समझ है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। सही गलत का अंतर बताता है, अगर बता देता है इट इज रॉन्ग टू स्प्रेड फॉल्स न्यूज, तो अगर बच्चा इस लेवल में है, अगर इस तरीके से जवाब देता है तो जरूर, अगर सही गलत का अंतर बता पाता है तो ये बच्चा जो है इस लेवल में है। अपने दैनिक जीवन से जोड़कर उदाहरण देता है, वंस माई फ्रेंड बिलीव रॉन्ग न्यूज एंड लेटर रियलाइज्ड इट वाज फॉल्स। एक बार जो उनके फ्रेंड थे, है ना, ऐसे ही गलत जो समाचार है उस पर भरोसा करे, उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये क्या था, ये गलत न्यूज़ था, ये गलत समाचार था। इस तरीके से अगर बच्चा जवाब देता है ना, हमारे प्रश्नों का, तो वो बच्चा जो है इस लेवल पे होगा। और ये प्रश्न कहाँ पे है, संवेदनशीलता का हमने देखे थे, ये जो उच्चतम स्तर पे, यहाँ पे गिव वन रियल लाइफ एग्जाम्पल लास्ट में दिया हुआ है, गिव वन रियल लाइफ एग्जाम्पल वेयर पीपल बिलीव फॉल्स न्यूज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा रूब्रिक्स तैयार हुआ है। चलिए ये रूब्रिक्स को तो देख लिए हमने, अब बाकी हम बात कर लेते हैं रिमार्क्स की। हम रिमार्क्स क्या डालें, यहाँ पे आप देखेंगे अवलोकन जो टिप्पणी है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे। तो हमारा जो बच्चा है पहले वाले में तो हम देखें तो हमारा इनिशियल लेवल में जो बच्चा है रचनात्मकता स्तर का बच्चा है, जो हमारा जो बच्चा है वो रचनात्मक स्तर के बच्चे हैं। और हम बात करें डेवलपिंग लेवल में, तो डेवलपिंग लेवल में अगर हम बात करते हैं तो वो वैल्यू कनेक्शन की बात आ रही है। और वैल्यू कनेक्शन की जब बात आ रही है तो वो मध्यम स्तर पे होंगे जो हमारे बच्चे हैं। तो अगर मध्यम स्तर पे है तो हम क्या करेंगे, इसको हम फील करेंगे। और आगे हम बात करें प्रोफिशिएंट लेवल में, तो वो कहाँ पे है, रचनात्मकता के जो सेकेंड लेवल, मध्यम लेवल पे। तो चलिए हम इसके जो अवलोकन टिप्पणियां हैं उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा जो बच्चा है एक तो इनिशियल लेवल पे अगर हम बात करें तो वो नीड्स गाइडेंस टू एक्सप्रेस आइडिया, ये उनको गाइडेंस की आवश्यकता है कि अपने आइडियाज को क्या कर सके, वो एक्सप्रेस कर सकें। डेवलपिंग लेवल में हम बात करें, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो वैल्यू कनेक्शन की बात हो रही है, तो गिव वन और टू एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो सेकेंड ये में है। और प्रोफिशिएंट लेवल की बात करें तो प्रोफिशिएंट लेवल में बच्चा जो है वैल्यू कनेक्शन की बात आ रही है, है ना। तो ये प्रोफिशिएंट लेवल में भी वो संवेदनशीलता के दूसरे स्तर पे, मध्यम स्तर पे है। तो रिलेट्स मोरल विथ रियल लाइफ सिचुएशन, तो इसको चलिए हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, आगे
स्वमूल्यांकन एवं सहपाठी मूल्यांकन की ओर चलते हैं। तो स्वमूल्यांकन में अगर हम बात करें, मुझे काम करना पसंद है, ज़्यादातर बच्चे हाँ ही बोलेंगे। और कभी-कभी ये भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी-कभी आएगा और नहीं में जवाब भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। सहपाठी मूल्यांकन, क्योंकि हमारा बच्चा जो है जब उच्चतर स्तर पे और मध्यम स्तर पे आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो इस काम को पसंद नहीं करता है। सहपाठी मूल्यांकन की बात करें तो मेरे मित्र को यह काम करना पसंद है, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं हाँ ही बोलते हैं। और ये बच्चों से ही करवाने हैं, हमको पूछने हैं कि क्या ये सामने वाला जो बच्चा है, आपका जो मित्र है, वो इस काम को करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टिक कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करें समग्र टिप्पणी की। तो इस समग्र टिप्पणी जो है, इसके लिए भी आप देखेंगे तो हमने ओवरऑल कमेंट भी लिए हुए हैं। और ओवरऑल कमेंट अगर हम देखें तो देखें हमने कि पहले में वो रचनात्मकता लेवल में है, सेकंड में वो मिडिल लेवल में है, थर्ड में भी मिडिल लेवल। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो, उसका जो समग्र जो ओवरऑल हमारा कमेंट होगा वो मिडिल लेवल का होगा। द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन बट नीड मोर प्रैक्टिस टू एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली। तो ये जो हमारा अवलोकन टिप है, उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे फिल कर लेंगे। द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन बट नीड मोर प्रैक्टिस टू एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली। आगे बढ़ते हैं गणित के मानक या गणित के सीखने के जो मानक है। अब यहाँ पे गणितीय कौशल की बात हो रही है। ये जो कार्य क्षेत्र है वो गणित विषय से संबंधित है, गणित विषय से संबंधित है। और गणित विषय के जो कार्य क्षेत्र है उसमें देख लेते हैं कि हमने कौन से विषय या कौन से वहाँ पे जो पाठ है उसको लिया हुआ है। गणित विषय के अंतर्गत जो कौन से पाठ है उसको लिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इस पे, थोड़ा सा मुझे अब नहीं लगता है कि अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। हम डायरेक्ट अवलोकन टिप पर चलते जाएंगे और कहाँ कहाँ पे हमारा जो बच्चा है कौन कौन से स्तर पे है उसकी बात हम करते जाएंगे। तो सबसे पहली बात, जागरूकता के कौन से लेवल पे है उसको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गणित के लिए तो हमने गणित के लिए कौन और कौन की जानकारी ये हमारी क्या है, गतिविधि है। कौन और कौन की जो जानकारी है ये हमारी गतिविधि का नाम है। और गतिविधि के नाम के बाद हमने देखा प्रारंभिक स्तर पे कुछ प्रश्न यहाँ पे लिए हुए हैं। आप प्रश्न को अगर देखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं रूब्रिक्स पर। रूब्रिक्स पर चलते हैं तो हमारा जो बच्चा है वो कौन से स्तर पे है, तो जागरूकता के कौन से स्तर पे है, उच्चतर स्तर पर है। सभी प्रकार के कोण स्पष्ट पहचानता है। जैसे कहने का मतलब है कि 45 जो डिग्री का जो कोण है उसको न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, और 120 को अधिक कोण कहते हैं। इस तरीके से वो सही जवाब देता है ना। तो हम क्या कहेंगे, वो उच्चतर स्तर पर है। दूसरे की बात करें हम मध्यम स्तर की, तो मध्यम स्तर की बात करते हैं तो वो चित्र चार्ट बनाता है। ये वाला जो मध्यम स्तर की जो अगर बात करते हैं हम, वो चित्र चार्ट बना लेता है। संवेदनशीलता में कई सटीक उदाहरण देता है। जैसे एक तो संवेदनशीलता की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला छूट गया था। संवेदनशीलता में कौन से स्तर पर है बच्चा, तो वास्तविक जीवन से उदाहरण नहीं दे पाता है। एक या दो सामान्य उदाहरण दे पाता है, किताब का कोना, समकोण। और अगर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बताते हैं कि घड़ी में 3 बजे हुए है ना, 3 बजे जो बजा है वहाँ पे समकोण, दरवाजा आधा खुला हुआ, अधिक कोण। तो इस तरीके से अब ये प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। संवेदनशीलता यहाँ पे देखेंगे। संवेदनशीलता की जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। घड़ी में 4 बजे कौन सा कोण बनता है, समझाइए। अपने विद्यालय में 3 स्थान खोजिए जहां अधिक कोण दिखाई देता है। तो ये हो सकता है। और लास्ट वाला जो देखेंगे, अपना स्वयं का कोण संबंधी प्रश्न बनाइए। ऐसा चित्र बनाइए जिसमें न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण तीनों हो। तो ये वाला जो एक तो समकोण की बात हो रही थी, वो समकोण के बारे में बात हो रही थी, तो वहां पे बता रहे हैं। आधा खुला दरवाजा की भी बात हो रही है, यहाँ पे न्यून कोण की भी बात हो रही है, और अधिक कोण की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वो बच्चा जो कौन से लेवल में है। तो यहाँ पे भी वो उच्चतर स्तर पे होंगे और यहाँ पे भी उच्चतर स्तर पे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं, हम उच्च स्तर की बात कर लेते हैं कि बच्चा क्या सोचता है। किसी सामग्री से कोण का निर्माण नहीं कर पाता, किसी सामग्री से कोण का निर्माण कर उसका नाम बता पाता है, वो रचनात्मकता के मध्यम स्तर पर है। चलिए हमारा बच्चा जो है वो कहाँ पे है। हमारा बच्चा जो है एक तो उच्चतर स्तर के जागरूकता वाले में उच्चतर स्तर पे है। तो हम देख लेंगे, एक तो प्रारंभिक स्तर हो गया, मध्यम स्तर हो गया, उच्च स्तर हो गया। अब सबसे पहली बात कि हमारा जो बच्चा है उच्च स्तर के किस में है, जागरूकता वाले लेवल में। उच्च स्तर पे मतलब ये वाला हमारा, ये वाला
ठीक है। दूसरा जो है बात कर लेते हैं, और हमारा जो बच्चा है संवेदनशीलता के किस में है, रचनात्मकता में। तो रचनात्मकता वाले में हम बात उच्चतर स्तर पे कहाँ पे है, संवेदनशीलता पे। तो दो में कहाँ पे है वो, उच्चतर स्तर पे है, संवेदनशीलता भी उच्चतर स्तर पर है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रचनात्मक इसका क्या बोलते हैं, रचनात्मकता वाले लेवल को। तो रचनात्मकता वाले में वो कहाँ पे है, वो मध्यम स्तर पे। तो मध्यम स्तर पे कहाँ है, मध्यम स्तर पे ये वाला मध्यम स्तर, और मध्यम स्तर पे रचनात्मकता की बात हो रही, तो ये वाला रचनात्मकता। ये चित्र चार्ट बनाता है पर नए प्रश्न बनाने में अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये जो हमने टिक किए हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रारंभिक स्तर का है। अगर प्रारंभिक स्तर में है यहाँ पे, ये पूरे प्रारंभिक स्तर पे है जागरूकता वाला। अगर प्रारंभिक स्तर पे अगर हम टिक मार्क किए हैं तो यहाँ से उठा के हम लिखते हैं यहाँ पे जागरूकता या संवेदनशीलता या रचनात्मकता, तीनों है यहाँ पे प्रारंभिक स्तर में, जागरूकता, संवेदनशीलता, रचनात्मकता। अगर वो मध्यम स्तर पे होते तो हम मध्यम स्तर को देख रहे हैं। अब मध्यम स्तर पे कहाँ पे है, रचनात्मकता में, तो मध्यम स्तर रचनात्मकता में हम टिक किए यहाँ पे। अब उच्चतर स्तर की हम बात करते हैं, उच्चतर स्तर पे, तो उच्चतर स्तर पे कहाँ कहाँ पे था, एक तो जागरूकता और एक संवेदनशीलता। अब ये करने के बाद हमारे पास क्या होने चाहिए, हम पूरे चीज़ों को हम देख लेंगे, एचपीसी हम देख लेंगे, और देखने के बाद हमने देखें कि जो हमारा बच्चा जो है वो कहाँ कहाँ पे था। हमारा बच्चा जो है जागरूकता में उच्चतर स्तर पर है, संवेदनशीलता में भी उच्चतर स्तर पर है, और रचनात्मकता में मध्यम स्तर पर है। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे कमेंट हमने कर लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्वमूल्यांकन की। तो स्वमूल्यांकन में आप बच्चों को पूछेंगे कि जो आपने गतिविधि करवाई वो अच्छा लगा, अगर हाँ तो यहाँ पे, और मित्र से आप मूल्यांकन जो टिप्पणी है यहाँ पे या सहपाठी मूल्यांकन जो है वो जरूर लेना है, तो यहाँ पे हाँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं समग्र टिप्पणी। अब देखिए कि हमारा बच्चा जो है काफी अच्छा कर रहा है। दो, अब बात करें हम, जागरूकता में उच्चतर है, संवेदनशीलता में भी उच्चतर स्तर पर है, रचनात्मकता में वो मध्यम स्तर पर है, तो कहीं ना कहीं वो उच्चतर स्तर के आसपास है। तो हमारा जो अवलोकन टीप हो जाएगा वो लगभग लगभग उच्चतर स्तर के आसपास रहेगा। अवलोकन टीप में कौन सा, समग्र। तो विद्यार्थी कौन की अवधारणा को भली भांति समझता है तथा दैनिक जीवन से जोड़कर रचनात्मक प्रस्तुति देता है, या तो फिर जैसे अगर हम दोनों में से हम किसी एक को हम डाल सकते हैं, किसके आधार पर, हमारे बच्चे के स्तर के आधार पर। या तो हम यहाँ पे समग्र टिप्पणी मध्यम स्तर का डालेंगे या तो उच्चतर स्तर का। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं इसको। विद्यार्थी कौन की अवधारणा को भली भांति समझता है तथा दैनिक जीवन से जोड़कर रचनात्मकता की प्रस्तुति देता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा समग्र टिप्पणी हो जाएगा। आगे लेते हैं सीखने के मानक, हमारे आसपास की दुनिया, द वर्ल्ड अराउंड अस। ये जो है पर्यावरण से संबंधित है। ये जो कार्य क्षेत्र है वो पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण, तो पर्यावरण से संबंधित है मतलब हमको पर्यावरण के पाठ का कोई एक गतिविधि लेना है, और वो कोई भी पाठ हो सकता है। जैसे हमने 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना हम पढ़ा लिए हैं, बच्चों का हम मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मूल्यांकन आकलन आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक गतिविधि तैयार करनी होगी, और हमने एक गतिविधि तैयार की हुई है यहाँ पे। गतिविधि क्या है, जागरूकता के प्रश्न है यहाँ पे, और ईवीएस का वो है। ईवीएस में हमने क्या लिया, दिशा का ज्ञान या दिशाओं का ज्ञान। और दिशाओं के ज्ञान में हमने यहाँ पे एक रूब्रिक्स तैयार किए हैं कि विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से दिशाओं की पहचान करता है और छोटे उत्तर देता है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, विद्यार्थी स्वयं दिशाओं की पहचान करता है तथा आसपास स्थानों को दिशा से जोड़कर बताता भी है। जैसे हमारा खेल का मैदान कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। इस तरीके के अगर जवाब आते हैं तो अब थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे बच्चे जो है, जैसा हमारा प्रश्न है और जैसा उनका उत्तर आता है उसके अकॉर्डिंग हमको उनके स्तर का निर्धारण करना है। जागरूकता, मैंने पहले ही कहा था कि जागरूकता उनके ज्ञान से संबंधित है, और ज्ञान कितना है, अगर वो बहुत सही तरीके से जवाब देता है, जैसे दिशाओं का ज्ञान और वास्तविक जीवन में उसका उपयोग समझता है, तो वो इस लेवल में होंगे। ठीक उसी प्रकार से संवेदनशीलता की बात हुई थी, तो यहाँ पे वैल्यू कनेक्ट, हम संवेदनशीलता की जब बात किए थे पहले वाले में, तो भाव की बात हो रही थी, व्यवहार की बात हो रही थी, और कनेक्टिविटी, संबंध को ये बताता है। तो इस तरीके से यहाँ जैसे आप देखेंगे, गतिविधि में निर्देश मिलने पर भाग लेता है और समूह के साथ खड़ा होकर दिशा पहचानता है। वो बिना सुने या बिना कोई किसी का कुछ सुने वो भाग नहीं लेता। जैसे शिक्षक के कहने पर सही दिशा की ओर मुड़ता है,
वो हो सकता है कि वो कोई उनके फ्रेंड अगर बोल रहे होंगे तो वो सही दिशा में नहीं मुड़ पा रहा है, या वो नहीं करना चाहता है, मतलब शिक्षक ही बोलेगा तभी करूंगा, इस तरीके से समूह में सहयोग करते हुए साथियों को सही दिशा समझाने का प्रयास करता है। ये जो संवेदनशीलता का जो वो है, पार्ट है, संवेदनशीलता उनके भाव जैसे हो गया, सहयोग से जुड़ी बातें हो गई, उनके भाव के बारे में बात हो गई, या सम्मान दर्शाने की बात हो गई, तो ये संवेदनशीलता वाले जो भाग है उसके अंतर्गत ये आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जिम्मेदारी दिखाते हुए दूसरों की सहायता करता है और सही दिशा पहचानने में नेतृत्व करता है। तो इस तरीके की चीजें अगर बच्चों में है, या वो बच्चा जानता भी है, दूसरों को सपोर्ट करता है, और उसके लिए जैसे होता है ना कि पेड़ लगाना अच्छी बात है, तो पेड़ लगाना अच्छी बात है हम जानते हैं, तो वो खुद लगाता भी है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। इस तरीके की जो बातें हैं ये उच्चतर स्तर पर आता है, मतलब खुद तो जानता है, खुद जानने के साथ दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करता है, ये वाली बातें हो गई। रचनात्मकता की बात करें तो यहाँ पे शिक्षक के निर्देश से दिशाओं को सरल चिन्ह बनाता है। इस तरीके से हम क्या कर लिए हैं, एक रूब्रिक्स तैयार कर ले। रूब्रिक्स तैयार करने के बाद हमारा आगे का जो काम होता है वो होता है अवलोकन टिप्पणी। तो अवलोकन टिप्पणी हमारा जो बच्चा है कौन कौन से स्तर पर है, तो उसके आधार पर या उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, अवलोकन टिप्पणी देते हैं। तो हमारा जो बच्चा है जागरूकता के उच्चतर स्तर पर है, जागरूकता के उच्चतर स्तर पर है, इस स्तर पर है। दूसरा, संवेदनशीलता के उच्चतर स्तर पर है। तीसरा, रचनात्मकता के वो मध्यम स्तर पर है। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जागरूकता के उच्चतर स्तर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जागरूकता में कहाँ पे बच्चा जो है उच्चतर स्तर पर है, तो जागरूकता में उच्चतर स्तर पर है तो दिशाओं के ज्ञान को जीवन से जोड़कर दिखता है। संवेदनशीलता की अगर बात करें तो संवेदनशीलता में भी उच्चतर स्तर पर है, तो यहाँ पे बच्चा जो है इस स्तर पर है, जिम्मेदारी लेकर साथियों का मार्गदर्शन करता है। और रचनात्मकता की बात हम करते हैं मध्यम स्तर पर है, अपने विचार से दिशा चित्र या नक्शा बनाता है। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने फिल कर लिया इसको, और यहाँ पे आप देख लेंगे अवलोकन टिप्पणी दिशाओं के ज्ञान को जीवन से जोड़कर समझाता है, जिम्मेदारी लेकर साथियों का मार्गदर्शन करता है, और अपने विचार से दिशा या चित्र नक्शा बनाता है। तो ये हो गया हमारा अवलोकन टिप्पणी। अब आगे हम बात कर लें स्व मूल्यांकन की। तो स्व मूल्यांकन में आप पुनः बच्चों का रिस्पॉन्स यहाँ पे लेंगे कि मुझे यह काम करना पसंद है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वो खुद से नहीं कर पाएंगे, तो उनको आपको पूछना पड़ेगा। सहपाठी मूल्यांकन में आपको यहाँ पे उनके जो दोस्त हैं उनसे पूछना पड़ेगा। अभी तो हम ये ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन करने के बाद जब आप एचपीसी के साइट में जाकर देखेंगे तो ये ऑनलाइन भी होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं समग्र टिप्पणी की, कि हमारा बच्चा जो है काफी अच्छा कर रहा है, तो समग्र टिप्पणी भी हमको इसी आधार पर तय करना होगा। तो समग्र टिप्पणी हम बात करें, देख सकते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर और मध्यम स्तर पर और उच्चतर स्तर पर, तो हमने इसको एबीसी में डिवाइड किया हुआ था, और एबीसीडी सी में डिवाइड किया तो हमारा बच्चा विद्यार्थी विषय को अच्छी तरह समझकर सक्रिय सहभागिता करता है, सहयोगी व्यवहार दिखाता है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। ये हमने फिल कर लिया। आगे हम बात कर लेते हैं और सीखने की मानक जो है कला शिक्षा। तो कला शिक्षा के लिए आपको क्या करना होगा, कला शिक्षा जो पार्ट है वो आपके क्लास 5th में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में भी ये जो है आपका जुड़ जाएगा कला शिक्षा। तो अभी कैसे हम करें, क्या कला शिक्षा में बच्चे भाग नहीं लेते, या इस कार्य क्षेत्र में बच्चे जो है काम नहीं करते? जी जरूर करते हैं। आप कहीं चित्र वगैरह बनाते होंगे, कला शिक्षा में हो सकता है गायन का आप काम करवा रहे हैं या और कुछ काम करवाए हैं। ऐसा कला जो शिक्षा है उसमें खाली एक ही चीज नहीं होती है, आप दृश्य कला से संबंधित, आप नृत्य कला से संबंधित आप ले सकते हैं। तो इस तरीके का काम, संगीत कला की ये से आप काम कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम काम करेंगे, और काम करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विजुअल आर्ट है, थिएटर आर्ट है, रंगमंच है ना, म्यूजिक आर्ट है, संगीत और अभिनय, ड्रामा है ना। तो यहाँ पे चार यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसमें से हम दृश्य कला को लेते हैं, और दृश्य कला को लेकर एक रूब्रिक्स तैयार किए हुए यहाँ पे देख पाएंगे। दृश्य कला को लेके हमने एक रूब्रिक्स तैयार किए हैं जागरूकता आर्ट एजुकेशन में। आपने अपने चित्र में कौन कौन सी चीजें बनाई हैं, पेड़ का रंग आपने ऐसा क्यों चुना, ये प्रश्न है हमारे, और प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने रूब्रिक्स तैयार किए हैं। जैसे जागरूकता के जो रूब्रिक्स हैं, प्रकृति के तत्वों की सीमित पहचान करता है, जैसे
पेड़ का रंग जो होता है नीला बना देता है, या सूर्य को रात के आकाश में दिखाता है। तो ये उनको जागरूक, इसके लिए जागरूक भी नहीं है कि वो सूर्य जो है वो दिन में उगता है, रात में जो है चंद्रमा हम देखते हैं। तो ये जानकारी अगर उनके पास नहीं है तो ये इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है। मुख्य तत्वों की सही पहचान व सामान्य समझ प्रदर्शित करता है। पेड़ हरे रंग का, सूर्य पीला नारंगी बनाता है और आकाश नीला दिखाई देता है। अगर बच्चा इस तरीके से करता है तो वो जागरूकता के मध्यम स्तर पे है। प्रकृति के तत्वों की स्थिति के अनुसार सही और संतुलित रूप में दर्शाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, सूर्योदय में आकाश हल्का नारंगी, वर्षा में दृश्य बादल व पानी का सही चित्रण करता है। अगर बच्चा इस तरीके से जवाब उनका आता है तो वो जागरूकता के उच्चतर स्तर पर होंगे। तो चलिए आगे और हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है। हमारा जो बच्चा है वो, हम बात करें जागरूकता की, तो जागरूकता में उच्च स्तर पर है। दूसरा जो है संवेदनशीलता में मध्यम स्तर पर हमारा बच्चा है। चित्र के माध्यम से सामान्य भाव व्यक्त करता है, लेकिन चित्र में भाव व संदेश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाता वो बच्चा, तो हमारा बच्चा संवेदनशीलता के दूसरे स्तर पर होंगे। रचनात्मकता की बात की जाए तो विषय के अनुसार पूरा चित्र बनाता है और थोड़ा नवीन प्रयास करता है। बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है लेकिन थोड़ा नवीन प्रयास करता है, तो हमारा बच्चा यहाँ पे भी क्या है, सेकंड या मध्यम स्तर पर है। तो चलिए इसको हम क्या कर लें, टिक कर लें, और टिक करने के बाद हम क्या करें, अवलोकन टिप्पणी देख लें। तो अवलोकन टिप्पणी हम किस आधार पर देंगे, तो अवलोकन टिप्पणी अगर हमारा बच्चा जो है पहले में रचनात्मकता लेवल में है, मतलब वो सही चीजें कर पा रहे हैं, मतलब स्थिति के अनुसार संतुलित सही चित्रण कर पा रहा है, तो हमारा जो बच्चा है जागरूकता के उच्च स्तर पर होंगे। संवेदनशीलता की बात हुई थी तो मध्यम स्तर को कैसे लिखेंगे आप, सामान्य भाव और समझ प्रदर्शित करता है। और रचनात्मकता की जो टिप्पणी होगी उसको आप कैसे लिखेंगे, तो रचनात्मकता की टिप्पणी के बारे में बात करें तो वो मध्यम स्तर पर है, मतलब विषयानुसार अच्छा प्रयास करता है। तो चलिए इसको उठाकर हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा जो समग्र टिप्पणी है उसको देख लेंगे। अब हमारा बच्चा जो है यहाँ पे उच्च स्तर पर है, यहाँ पे मध्यम स्तर पे, यहाँ पे मध्यम स्तर पे, तो हमारा समग्र टिप्पणी भी इसी आधार पर होगी। हमारा समग्र टिप्पणी जो है वो मध्यम स्तर की होगी। आ जाते हैं हम स्व मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन, उसके बाद हम समग्र टिप्पणी की बात कर लेते हैं। तो स्व मूल्यांकन में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ। सहपाठी मूल्यांकन पूछेंगे बच्चों से तो जिनका जवाब जो भी आता है हाँ या नहीं हो सकता है ना, या कभी कभी भी हो सकता है। समग्र टिप्पणी जैसे कि हमने बताया कि वो बच्चा जो है अच्छा कर रहा है, मध्यम स्तर से थोड़ा आगे जाने का प्रयास कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम समग्र टिप्पणी में, कि विद्यार्थी विषय को समझता है, समझती है, तथा उचित रंगों व भाव के माध्यम से चित्र प्रस्तुत करता है। रचनात्मकता को और विकसित किया जा सकता है, अगर अभ्यास ज्यादा करवाया जाए तो उनकी रचनात्मकता को हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। आगे हम बात करें हमारे नेक्स्ट जो कार्य क्षेत्र है, अगला जो हमारा कार्य क्षेत्र है यहाँ पे सीखने के मानक, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी हमारे पास यहाँ पे इस साल नहीं है, लेकिन क्या फिजिकल एजुकेशन में हमारे बच्चे काम नहीं करते हैं, क्या वो शारीरिक शिक्षा पर काम नहीं होता है अपने स्कूलों में, तो बिल्कुल आप फन डे वगैरह में आप करवाते हैं, या फिर जब आप गतिविधि करवाते हैं तो वहाँ पे भी शारीरिक शिक्षा पर काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम जब उनको कसरत कराएं, उनको व्यायाम कराएं, या और कुछ हम योगा आसन हम कराते हैं तभी वो शारीरिक शिक्षा होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्टिविटी कराते कराते भी हम उनके जो शारीरिक शिक्षा पर हम बताते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। तो चलिए इसके लिए हम रूब्रिक्स तैयार करते हैं, और रूब्रिक्स को देखकर हम क्या कर लेते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। देखिएगा हमारी जो गतिविधि है, दैनिक व्यायाम एवं खेल सहभागिता, दैनिक ज्ञान एवं खेल सहभागिता हमारी गतिविधि का नाम हो गया। और यहाँ पे हम बात करें हमारे बच्चे के लिए तो हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किया, क्वेश्चन तैयार करके रूब्रिक्स देख लेंगे। रूब्रिक्स में देखेंगे जागरूकता, जैसे व्यायाम व खेलों के नियमों की सीमित समझ रखता है, अगर वार्म अप किए बिना खेल शुरू करना, जैसे या मध्यम स्तर पे होंगे, मतलब व्यायाम के एक दो लाभ बताता है और सामान्य नियमों का पालन करता है। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे कि कहता है कि व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है। अगर उच्चतर स्तर के हैं तो स्वास्थ्य अनुशासन व सुरक्षा नियमों की स्पष्ट समझ, अगर बच्चा का खेल से पहले स्ट्रेचिंग के महत्व का समझता है तो ये बच्चा जो है उच्चतर स्तर पर होंगे। तो चलिए आगे
कि हमारा बच्चा कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से स्तर पे है, उसको थोड़ा सा हम टिक कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि जागरूकता स्तर पर देखें तो स्पष्ट व संतुलित समझ है बच्चों को। अगर हम अवलोकन टिप अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे 3 अवलोकन टिप है। अगर वो जागरूकता के प्रारंभिक स्तर पे है तो ये, और मध्यम स्तर पे है तो ये, और हमारे अ, उच्चतर स्तर पर है तो इसको लिखने होंगे। तो नियमों की स्पष्ट व संतुलित समझ है, यहाँ से हम लिख लेंगे नियमों की स्पष्ट व संतुलित समझ है। संवेदनशीलता की हम बात करें तो सहयोग की जो आवश्यकता है, तो यहाँ पे भी हमारे बच्चे जो है वो लास्ट स्टेज पे है। जैसे सहयोग की आवश्यकता है तो उत्कृष्ट खेल भावना, ये जो उत्कृष्ट खेल भावना है यहाँ पे हमारा बच्चा है। आगे हम बात करें रचनात्मकता की, तो रचनात्मकता में कहाँ पे है हमारा जो बच्चा है वो अच्छा प्रयास करने की ओर है। मतलब पहल बढ़ाने का अच्छा प्रयास वो करता है, मतलब इस लेवल पे है। आगे हम बात कर लें समग्र टिप्पणी की, मतलब बच्चा अच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे रचनात्मकता समग्र टिप्पणी जो है उच्च स्तर पर ही होंगे। विद्यार्थी ने उत्कृष्ट खेल भावना का अनुशासन एवं सक्रिय सहभागिता का प्रदर्शन किया। नियमों का भी उनको ज्ञान है ना। नियमों की स्पष्ट समझ रखते हुए टीम भावना व नेतृत्व क्षमता दिखाई देता है उनमें। प्रदर्शन जो है प्रभावशाली या प्रेरणादायक है। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। तो चलिए, हमने इस तरीके से इसको फील कर लिया। आपने देखे होंगे कि हमने जो अवलोकन टिप्पणी है और समग्र टिप्पणी हमने फील कर लिए। अभी तो हम देख रहे थे भाग 1 तक की बात हो रही थी, अभी तक भाग 1 तक की बात हो रही थी। अब भाग देखते हैं हम भाग 2। यहाँ पे भाग 2 सारांश है। इस सारांश में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। छात्र की क्षमता के आधार पर शिक्षक द्वारा गुणात्मक इनपुट। अब ये गुणात्मक इनपुट कहाँ से आएगा? बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे भी टिप लिखने हैं। हमने पहला एक तो अवलोकन टिप लिखे हैं, अवलोकन टिप लिखने के बाद समग्र टिप लिखे हैं, और समग्र टिप लिखने के बाद अब क्या करना है हमको, यहाँ पे गुणात्मक टिप लिखने हैं। तो चलिए इसको बात कर लेते हैं हम, गुणात्मक टिप हमको कैसे लिखना है। अब मैं बात बता दूं आपको, गुणात्मक टिप कहाँ से आप लिखेंगे। गुणात्मक टिप आपको यहीं से दे रहे हैं। क्वालिटेटिव जो गुण होता है बच्चों में कि उनकी उनके कार्यों को देखें कि सरल गतिविधि निर्देशानुसार पूर्ण करता है, समूह में सहयोग करते हुए जिम्मेदार व्यवहार दर्शाता है, नए विचारों से प्रभावी अभिव्यक्ति करता है। तो ये जो है अलग अलग, जैसे जागरूकता के ये में देखें कि उनका स्तर अच्छा था, स्तर अच्छा है तो उनका जो गतिविधि है उसमें भाग भी लेंगे अच्छे से। संवेदनशीलता में वो मध्यम स्तर पे था और रचनात्मकता में वो उच्चतर स्तर पे था। तो इसी के आधार पर हमको क्या करना है यहाँ पे, गुणात्मक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटी नहीं रहे, क्वांटिटी वाली बात नहीं रही, मात्रात्मकता वाली बात नहीं रहेगी। क्वालिटेटिव जो होता है वो गुण के आधार पर होता है कि वो बच्चा क्या कर सकता है। देख लेते हैं कि गुण के आधार पर हम क्वालिटेटिव इनपुट हम क्या दे सकते हैं। तो गुण के आधार पर हमने यहाँ पे दर्शा दिए हैं। आप देख पाएंगे कि मैं अमर शहीदों का चारण जो पार्ट मैंने लिया है, जो गतिविधि मैंने सुझाई हुई थी, वहाँ पे बच्चा जो प्रारंभिक स्तर पे अगर हम इनपुट देना चाहते हैं तो कविता की मूल मूल जानकारी समझ रहा है क्योंकि वो उच्चतर स्तर पर है। मार्गदर्शन से भाव अभिव्यक्ति विकसित हो रही है। मध्यम स्तर पे देखिए कि शहीदों के त्याग व संदेशों को समझकर सहभागिता करता है तथा विचार व्यक्त कर पाता है। लास्ट स्तर में देखेंगे कि राष्ट्र प्रेम के भाव को जीवन से जोड़कर संवेदनशील एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति करता है। तो ये जो चीजें हैं वो कहाँ से निकल के आएगी, मैंने अभी बताया आपको, ये यहीं से निकल के आएगी। उसके लिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैं अमर शहीदों का चारण है, हम अगर उसकी कविता पर हम बात किए हैं, कविता के जो मुख्य पात्र है उसके बारे में बात किए हैं, तो ये यहीं से होकर आएगी कि बच्चा जो है इसकी समझ रखता है इस तरीके से। यहाँ पे संवेदनशीलता की बात करते हैं तो संवेदनशीलता में भी वो क्या कर रहे हैं, समूह में सहयोग करते हुए जिम्मेदारी वो निभा रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि शहीदों के त्याग व संदेश को समझकर सहभागिता करता है, देख लेंगे, सहभागिता करता है तथा विचार व्यक्त कर पाता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे। तो ये कैसे फिल करने होंगे, चलिए थोड़ा सा फिल कर लेते हैं पहले वाले पार्ट में। करने पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमको इस पे फिल करने हैं। जागरूकता में जैसे कविता की मूल जानकारी है, मार्गदर्शन से भाव अभिव्यक्ति विकसित हो रही है, शहीदों के त्याग व संदेश को समझकर सहभागिता करता है, विचार व्यक्त कर पाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे गुणात्मक इनपुट जाएगा। रचनात्मक लेवल के लिए बात करें तो राष्ट्र प्रेम के भाव को जीवन से जोड़कर संवेदनशील एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति करता है।
अब ये जो इनपुट है, गुणात्मक इनपुट है, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। मैंने इनपुट यहाँ पे दे दिया है। इंग्लिश के लिए भी बात की जाए, द स्काई इज फॉलिंग में, तो इनिशियल लेवल में क्या था कि बच्चा उच्चतर स्तर पर था, हाई लेवल पे था। तो स्टोरी अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग नीड सपोर्ट टू एक्सप्रेस आइडिया। डेवलपिंग लेवल में हम बात करें तो अंडरस्टैंड इवेंट एंड मोरल इम्प्रूविंग एक्सप्रेशन। प्रोफिशिएंट लेवल में हम बात करें तो ये उच्चतर स्तर की बात हो गई, ये डेवलपिंग मतलब ये मध्यम स्तर की बात हो गई, और ये इनिशियल प्रारंभिक स्तर की बात होगी। तो कनेक्ट्स मोरल विथ रियल लाइफ एंड एक्सप्रेस आइडियाज कॉन्फिडेंटली। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा क्वालिटेटिव जो इनपुट है, गुणात्मक जो इनपुट है, उसको हम क्या करेंगे, वहां पे फिल कर लेंगे। तो किस तरीके से फिल करने हैं वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे फिल कर लेने हैं, और फिल करने के बाद आगे हम चलते हैं, क्योंकि अभी और काम बाकी है। अब देखिए हमने क्या काम किया था, हमने जब कला शिक्षा की बात कर रहे थे, हम कला शिक्षा पर या कला शिक्षा के जो कार्य क्षेत्र है उस पर काम कर रहे थे, तो हमने दृश्य कला पर काम किए थे। कौन सी कला पे, दृश्य कला। अगर आप संगीत कला का भी आपने मूल्यांकन किया है तो यहाँ पे संगीत कला का कर सकते हैं, नृत्य कला का अगर मूल्यांकन आपने किए हैं तो नृत्य कला का कर सकते हैं, और रंगमंच का मूल्यांकन किए तो रंगमंच का भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि इस पार्ट को भी हम यहाँ पे फुलफिल करें, कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसा आपको आवश्यकता नहीं है कि इस पार्ट को अगर हम करें। देखिए आकलन हम कर रहे हैं, मूल्यांकन हम कर रहे हैं, तो अगर इस चीज को अगर आप करना चाहते हैं, बच्चा अगर नृत्य कला के लिए करना चाहता है तो नृत्य कला के आपको एक रूब्रिक बनाना होगा, रंगमंच के लिए आपको प्रश्न तैयार करने होंगे, रूब्रिक बनाने होंगे, उसके बाद अवलोकन टिप आपको यहाँ पे देने होंगे। अवलोकन टिप कैसा रहेगा, क्वालिटेटिव रहेगा, क्वालिटेटिव रहेगा। और वहां पे जो अवलोकन टिप दे रहे थे वो उसके कार्य के आधार पर दे रहे थे कि उन्होंने कितना किया, उसके आधार पर दे रहे थे। और वो कितना कर सकता है, यहाँ पे हम क्वालिटेटिव जो रहेगा उनके गुण के आधार पे वो कितना जानता है, कितना और कर सकता है, इस तरीके से। जैसे आपने कुछ देखेंगे, मैंने दिया था रंग व भाव के साथ विषय प्रस्तुत करता है, कल्पनाशील एवं संदेशपूर्ण रचनात्मक प्रस्तुति देता है। तो ये जो चीजें वो बच्चा कर पाता है, उसके आधार पर क्या किया गया है, यहाँ पे क्वालिटेटिव इनपुट दिया हुआ है। और वहां पे जो अवलोकन टिप के आपने वो गतिविधि के आधार पर देखा क्या कर पा रहा है बच्चा, है ना, कितना कर रहा है, तो उसके आधार पर आप अवलोकन टिप देंगे। अब मैं आपको पुनः बता दूं कि ये सारे पार्ट्स अगर आपने संगीत पर अगर कुछ किए हैं बच्चों के साथ मूल्यांकन करने के लिए तो जरूर इसको आप फिल करिए। नृत्य कला पर कुछ काम किए हैं बच्चों के साथ तो इसको फिल करिए। रंगमंच पर भी किए हैं तो इसको फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको फिल नहीं करना है, जरूर आप ये जो कला का जो कार्य क्षेत्र है, यहाँ पे अगर चारों में से कोई आप एक को, दो को या तीन पे काम किए तो जरूर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं प्रगति पत्रक की। प्रगति पत्रक एक्चुअली में ये जो है आपको बता दूं, ये एचपीसी का पार्ट नहीं है, ये एचपीसी का पार्ट नहीं है। एचपीसी कहीं से भी बच्चों का ग्रेड निर्धारण या फिर मार्क्स को सपोर्ट नहीं करता है। एचपीसी जो है, मैंने पहले कहा था कि ग्रेड और नंबर देने से क्या है, भिन्न है। एचपीसी जो कहता है, क्या कहता है कि एचपीसी ये कहता है कि बच्चों का जो मूल्यांकन हो, बच्चों का आकलन हो, वो किस पर आधारित हो, उनके कौशल पर, उनकी जो क्षमता है उस पर, उनकी जो अनुभव है उस पर होने चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं जब कौशल, क्षमता या अनुभव पर आधारित हम बात कर रहे हैं, दक्षता की बात कर रहे हैं, दक्षता की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये भर क्यों रहे हैं, ये फील क्यों करने की जरूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं हमें पालकों को भी संतुष्ट करना होता है। पालक भी देखते हैं कि पालक ये जानते हैं कि हमारे बच्चे ने कितना ग्रेड या कितने मार्क्स हमारे बच्चे ने लेके आए हुए हैं। तो इसको करने से पहले हमको क्या करना होगा, क्लास 5th का जो है हमको आकलन पंजी जो है वो भी देखने होंगे। तो आकलन पंजी को हम पहले देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स के हमारे क्या क्या होते हैं, कितने कितने मार्क्स के हमको मासिक आकलन होते हैं, त्रैमासिक कितने मार्क्स के होते हैं और कितने अर्धवार्षिक के होते हैं, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रगति पत्रक में जब हम मार्क्स फिल करने का और अधिभार निकालने का, तो क्लास 1, 2, 3, 4, 6, 7 जो बोर्ड क्लास को छोड़कर जो क्लास 1, 2, 3, 4, 6, 7 का जो अधिभार हम निकालेंगे
वो त्रैमासिक का 20%, अर्धवार्षिक का 20% और वार्षिक का 60% हमको अधिभार निकालना होगा। उसी प्रकार से क्लास 5th का और क्लास 8 का जो है अर्धवार्षिक का 30% और वार्षिक का 70% रेशियो हमको निकालना है, तो उसको भी मैं निकालना बता दूंगा। यहाँ पर फिलहाल हम जो होलिस्टिक कार्ड जो भर रहे हैं वो 5th क्लास का भर रहे हैं। यहाँ पे 3rd to 5th क्लास जो होलिस्टिक का कार्य क्षेत्र में अवलोकन टिप्पणी कैसे लिखना है, समग्र टिप्पणी कैसे लिखना है, उस पर बातें करेंगे। और जब अधिभार निकालने की बात आएगी तो क्लास 3rd 4th के लिए आप कैसे अधिभार निकालेंगे, क्लास 1 2 के लिए कैसे अधिभार निकालेंगे, उसकी बातें होगी। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्लास 5th और 8 का जो अधिभार हम कैसे निकालेंगे उस पर हमारी बातें होगी। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में। और यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा हमको करना है, कुछ कुछ चीज़ें हैं हमको ध्यान रखनी होगी। क्या बातें हैं उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि जो मासिक जो टेस्ट है, मासिक टेस्ट में जैसे हम बात करें तो मासिक जो परीक्षा है वो उसका जो नंबर है वो अलग अलग लिया हुआ है, या कहना चाहिए कि मार्किंग जो था, पूर्णांक जो था वो अलग था। तो अगर आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मासिक परीक्षा के बारे में या मासिक आकलन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, वैसे मैं क्लास 1 और 2 के लिए अलग सा वीडियो दे दूंगा, फिर भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे भी बात हो जानी चाहिए। अगर अभी हम फिलहाल 5th क्लास की बात करते हैं तो 5th क्लास का जो मासिक जो परीक्षा है वो 40 मार्क्स के जो है थ्योरी हुए हैं, और 10 मार्क्स के लिए जो प्रोजेक्ट का जो वर्क प्रोजेक्ट जो का नंबर है वो उसके लिए छूटा हुआ। तो ये इसको हम कैसे इसको हम कन्वर्ट करें। तो अगर यहाँ पे 40 मार्क्स का दिया हुआ है तो अगर हम इसके लिए बात करते हैं, मासिक परीक्षा की बात करते हैं, जैसा कि हमारा ग्रेड चार्ट है, ग्रेड चार्ट में हम देखें तो मासिक परीक्षा के लिए बात करते हैं तो ये 25 मार्क्स का हो जाएगा। ये सारे कितने मार्क्स हो जाएंगे, 25 मार्क्स के। और 25 मार्क्स कैसे, आपके 20 मार्क्स कितने हो जाएंगे, 40 का हम 50% कर लेंगे। 40 ये जो 100% है उसका 50 कर लेंगे। तो 50% करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। कि ये 40 नंबर के अगर है तो 40 नंबर में अगर बच्चा कितना मार्क्स पाया, अगर 40 नंबर में 36 मार्क्स अगर पाया हुआ है तो आप क्या कर लेंगे, उसको 36 को आप आधा कर लेंगे तो ये 18 नंबर हो जाएगा। और ये 5 हो जाएगा जो 10 नंबर का आपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए अगर बात कर रहे थे, तो ये जो हमारा टोटल पूर्णांक जो थ्योरी का पूर्णांक है तो ये 20 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 25। 25 में थ्योरी में उन्होंने 18 लेके आया, और ये जो 5 में से उन्होंने 4 मार्क्स लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 18 और 4 हमारा हो जाएगा 22। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। तो वो वीना के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 22 नंबर उनको यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो 22 नंबर जो है कौन से ग्रेड पे है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद इसको फिल करते जाते हैं। एक लाइन हम फिल कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। एक लाइन हम फिल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएगा कि कैसे कैसे इसको हमको काम करना है। अब ग्रेड देख लेते हैं। तो ग्रेड चार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड तो देखना पड़ेगा। अब बच्चा जो है हम बात कर रहे हैं मासिक आकलन की बात कर रहे हैं। अब मासिक आकलन में आप देखेंगे यहाँ से मासिक आकलन में आप देख पा रहे हैं पूर्णांक जो ग्रेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, हम इस पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अब जब इस पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं तो आगे हम बात करें कि कौन से स्तर पे है बच्चा, तो वो बच्चा जो है ए ग्रेड पर है। बच्चा कहाँ पे है, ए ग्रेड पर है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ए ग्रेड हम फिल कर लेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। चलिए ए ग्रेड फिल कर लिए। फिर बच्चा जो है अगस्त की बात हम करते हैं, तो अगस्त में कितने मार्क्स लेके आते हैं। सपोज ये सारे 25-25 मार्क्स के हो जाएंगे, ये 25-25 मार्क के फरवरी तक के। और योग हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 150, 50 है ना, 100 नंबर 150 नंबर ये हो गया। 150 में वो कितना लेके आ रहा है, कितना अंक वो लेके आ रहा है, उसको हमको यहाँ पे ग्रेडिंग भी करने हैं, और अंक को भी देखने कि कितने अंक उनको या कितने नंबर्स उनको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो बच्चा है अगस्त में वीना में वो कितने नंबर पे लेके आए, 22 नंबर है। ये ग्रेड ए ही हो जाएगा। हम बात करें यहाँ पे
अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर में वो 23 नंबर लेके आए हैं। ग्रेट, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में। और यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा हमको करना है, कुछ कुछ चीज़ें हैं हमको ध्यान रखनी होगी। क्या बातें हैं उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि जो मासिक जो टेस्ट है, मासिक टेस्ट में जैसे हम बात करें तो मासिक जो परीक्षा है वो उसका जो नंबर है वो अलग अलग लिया हुआ है, या कहना चाहिए कि मार्किंग जो था, पूर्णांक जो था वो अलग था। तो अगर आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मासिक परीक्षा के बारे में या मासिक आकलन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, वैसे मैं क्लास 1 और 2 के लिए अलग सा वीडियो दे दूंगा, फिर भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस पे भी बात हो जानी चाहिए। अगर अभी हम फिलहाल फिफ्थ क्लास की बात करते हैं तो फिफ्थ क्लास का जो मासिक जो परीक्षा है वो 40 मार्क्स के जो है थ्योरी हुए हैं। और 10 मार्क्स के लिए जो प्रोजेक्ट का जो वर्क, प्रोजेक्ट जो का नंबर है वो उसके लिए छूटा हुआ। तो ये इसको हम कैसे इसको हम कन्वर्ट करें। तो अगर यहाँ पे 40 मार्क्स का दिया हुआ है तो अगर हम इसके लिए बात करते हैं, मासिक परीक्षा की बात करते हैं, जैसा कि हमारा ग्रेड चार्ट है, ग्रेड चार्ट में हम देखें तो मासिक परीक्षा के लिए बात करते हैं तो ये 25 मार्क्स का हो जाएगा। ये सारे कितने मार्क्स हो जाएंगे, 25 मार्क्स के। और 25 मार्क्स कैसे, आपके 20 मार्क्स कितने हो जाएंगे, 40 का हम 50% कर लेंगे। 40 ये जो 100% है उसका 50 कर लेंगे। तो 50% करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। कि ये 40 नंबर के अगर है तो 40 नंबर में अगर बच्चा कितना मार्क्स पाया, अगर 40 नंबर में 36 मार्क्स अगर पाया हुआ है तो आप क्या कर लेंगे, उसको 36 को आप आधा कर लेंगे तो ये 18 नंबर हो जाएगा। और ये 5 हो जाएगा। जो 10 नंबर का आपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए अगर बात कर रहे थे तो ये जो हमारा टोटल पूर्णांक, जो थ्योरी का पूर्णांक है तो ये 20 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 25। 25 में थ्योरी में उन्होंने 18 लेके आया, और ये जो 5 में से उन्होंने 4 मार्क्स लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 18 और 4 हमारा हो जाएगा 22। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। तो वो वीना के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 22 नंबर उनको यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो 22 नंबर जो है कौन से ग्रेड पे है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद इसको फिल करते जाते हैं। एक लाइन हम फिल कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। एक लाइन हम फिल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएगा कि कैसे कैसे इसको हमको काम करना है। अब ग्रेड देख लेते हैं। तो ग्रेड चार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड तो देखना पड़ेगा। अब बच्चा जो है, हम बात कर रहे हैं मासिक आकलन की बात कर रहे हैं। अब मासिक आकलन में आप देखेंगे यहाँ से, मासिक आकलन में आप देख पा रहे हैं पूर्णांक जो ग्रेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। हम इस पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अब जब इस पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं तो आगे हम बात करें कि कौन से स्तर पे है बच्चा, तो वो बच्चा जो है ए ग्रेड पर है। बच्चा कहाँ पे है, ए ग्रेड पर है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ए ग्रेड हम फिल कर लेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। चलिए ए ग्रेड फिल कर लिए। फिर बच्चा जो है, अगस्त की बात हम करते हैं तो अगस्त में कितने मार्क्स लेके आते हैं। सपोज ये सारे 25-25 मार्क्स के हो जाएंगे, ये 25-25 मार्क के फरवरी तक के। और योग हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 150, 50 है ना। 100 नंबर, 150 नंबर, ये हो गया। 150 में वो कितना लेके आ रहा है, कितना अंक वो लेके आ रहा है, उसको हमको यहाँ पे ग्रेडिंग भी करने हैं, और अंक को भी देखने कि कितने अंक उनको या कितने नंबर्स उनको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो बच्चा है अगस्त में वीना में, वो कितने नंबर पे लेके आए हैं, 22 नंबर है। अ, ये ग्रेड ए ही हो जाएगा। हम बात करें यहाँ पे अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर में वो 23 नंबर लेके आए हैं, ग्रेड ए प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी उन्होंने दिसंबर में 23 मार्क्स लेके आए, ये ए प्लस हो जाएगा। और जनवरी में जो हुई 23 नंबर लेके आए, ए प्लस हो गया। और फरवरी में जो है वो 24 लेके आए हैं, और 24 जो है वो भी ए प्लस में जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मार्क्स लेके आए। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो योग जो है उसको हम देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स यहाँ पे लेके आए हैं। ये जो है 150 में 137 लेके आए, और 137 जो है वो कौन से ग्रेड को बताता है उसको हम देख लेते हैं। तो 137 कौन से ग्रेड को बता रहा है, 150 में
वो 137 लाए हैं, मतलब ए प्लस को बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ए प्लस में है, तो ए प्लस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस हम फिल कर देंगे। चलिए, अब जो है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आकलन की हम बात करते हैं। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। अब यहाँ पे भी कई कई जगह पे तो सेम हो रहे हैं, 20+, ये 20+5 में ही काम चल रहे हैं यहाँ मासिक आकलन में। कई कई जगह ऐसा हुआ है कि 40+10 की बात हो रही थी, तो इसको हम क्या कर लिए, आधे में, हाफ में डिवाइड कर लिए। अब इसकी भी बात आ रही थी, त्रैमासिक जो परीक्षा है वो बच्चों का कितने कितने मार्क्स का हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करने हैं। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कि अगर हमारे जो बच्चे हैं वो त्रैमासिक जो परीक्षा है, त्रैमासिक परीक्षा में उनको कितने कितने मार्क्स से नंबर पूछे गए हैं उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो त्रैमासिक के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो त्रैमासिक जो परीक्षा है वो कितने नंबर का होगा, 40+, यहाँ पे तीसरी चौथी पांचवी की बात हो रही है, तो 40+10 की बात होती है, मतलब 50 नंबर की। 40+10 की बात होती है। 40 नंबर थ्योरी जो हो जाएगा और 10 नंबर उनके आंतरिक मूल्यांकन कह सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क के कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी टोटल 50 मार्क्स के क्या होने हैं, आपके एग्जाम होने हैं। अब 50 मार्क्स के जो आपके एग्जाम है उसमें बच्चे ने कितना प्राप्त किया है यहाँ पे, तो वो कैसे हम यहाँ पे उस प्राप्तांक का 20% यहाँ पे कैसे निकालना है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब उन्होंने प्राप्तांक कितना यहाँ पे 50 में से कितना प्राप्तांक किया उन्होंने, आपके थ्योरी में उन्होंने, हो सकता है कि 40 में से उन्होंने कितना लेके आए हैं, 35 मार्क्स लेके आए हैं, और वो 10 में से हो सकता है कि 7 मार्क्स लेके आए हैं। 35 और 7 अगर हम करें तो ये 42 हो जाता है। अब 42 का हमको 20% यहाँ पे निकालना है। 42 का 20% हमको निकालना है। तो 42 का अगर हम 20% निकालते हैं तो क्या कर देना है, 42 × 20 भागित हम कर देंगे 100। तो एक शून्य यहाँ पे, एक शून्य कटा गया, 2 एकम 2, 2 पंचे, ये 2 पंचे 10। अब इसको हम क्या कर लेंगे, फिर से भाग कर लेंगे, तो ये 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40। इस तरीके से हम क्या कर ले रहे हैं, इसको निकाल ले रहे हैं। उसके बाद दशमलव में आएगा हमारा, तो दशमलव में अगर हमारा आता है तो उस पर भी हमको क्या करना है, ध्यान देना है कि दशमलव में क्या आया। अब अगर ये हमारे पास 2 बचा है तो 5×4 = 20, तो 8.4 यहाँ पे आया, 8.4 हमारा यहाँ पे आया। तो 8.4 को हम 8.4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम या तो उसको 9 लिख सकते हैं या तो 8 लिखेंगे। तो ये 8 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको 8 नहीं लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। यहाँ पे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको। ये 42 नंबर हो गया। 42 का ग्रेड हम देख लेते हैं, 42 नंबर जो है कहाँ पे आता है 50 में से। चार्ट निकालते हैं, चार्ट निकाले, चार्ट निकाल के हम त्रैमासिक की बात करते हैं यहाँ से। तो उन्होंने 37 और ये 42 नंबर, तो 42 नंबर कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे ए ग्रेड पे आ रहा है। तो ए ग्रेड था यहाँ पे, तो हम ए ग्रेड हम लिख लेते हैं। चलिए, ए ग्रेड था, ए ग्रेड था। ए ग्रेड के बाद उनका जो 42 नंबर है उनको हम 20% में कन्वर्ट किए, तो उनके कितने मार्क्स हो गए हैं, 9 मार्क्स हो गए। चलिए, अब आगे देखिए, अर्धवार्षिक की बात करें तो अर्धवार्षिक भी कितने मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के। अर्धवार्षिक भी कितने मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसका कितना निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी उनका 20% निकाल रहे हैं। तो सपोज हमारा जो बच्चा है 50 में से इनके जो मार्क्स है कुछ बढ़े हैं अभी, 50 में से उनके मार्क्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे 36 हो गए हैं। 36 में यहाँ पे 8 मार्क्स उनको प्रोजेक्ट में मिले हैं, तो 36 और ये जो 8 मार्क्स है उनको हम देखें तो ये 44 हो जाएंगे। और 44 अगर है तो ये ग्रेड अगर देखें तो ये एक ही है अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो 44 है 40 से 45 तक जो है ग्रेड ए है। तो ये 44 मार्क, और 44 मार्क्स के हमको फिर से 20% निकालना है। तो इसका 20% हम कैसे निकालें, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं 20% हम इसका कैसे निकालेंगे। तो 44 का फिर से वही काम करने हैं आपको, 44 गुना क्या करने हैं, 20 करने हैं। अगर 20% बोले हैं तो भागित आपको 100 कर देना है। सेम काम करने हैं आपको, यहाँ पे 2 पंचे 10 भाग दे के आपको क्या करना है, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और बच गया कितना 4, तो 5 अट्ठे 40, मतलब 8.8 यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये किसके आसपास है, 9 के आसपास है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे ये 9 नंबर, तो यहाँ पे हो गया। अब जो है हम बात कर रहे हैं वार्षिक आकलन की।
वार्षिक आकलन का 60% अधिभार यहाँ पे लेना है। तो 60% वार्षिक आकलन का हम अधिभार कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको करने क्या होंगे उसके लिए बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। वार्षिक परीक्षा के लिए उनके जो टोटल मार्क्स है वो 50 मार्क्स हो जाएंगे और 50 मार्क्स के बाद हम ग्रेड चार्ट देखें 50 मार्क्स में कितने नंबर, अगर वो 46 मार्क्स लेके आते हैं तो 46 जो है वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, वो ए प्लस के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ए प्लस के अंतर्गत आए तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये 46 और ग्रेड कितने हैं, ए प्लस है। तो ए प्लस है। अब इसका अधिभार कैसे निकालेंगे, प्राप्तांक जो है प्राप्तांक का 60%। तो ये 46 मल्टीप्लाई का क्या कर देंगे आप, 46 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 60। तो 46 मल्टीप्लाई 60 अपान क्या करेंगे 100। ये आपको क्या कर देंगे ऐसे, इसको कटा देंगे शून्य शून्य और इसको आप मल्टीप्लाई करके या तो फिर भाग दे सकते हैं डायरेक्ट, और भाग नहीं, यहाँ से भी भाग दे सकते हैं। 4.6 हो जाएगा ये 4.6 हो जाएगा। 4.6 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या इसका आंसर मिलेगा, इसका जो नंबर जो आपको प्राप्त होगा तो उसको आपको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो कर लेते हैं, इसको गुना करके देख लेते हैं। ये 27.6 आ रहे हैं। 27.6 को आप 28 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 28 कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, महायोग जो है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। तो ये जो है इसका त्रैमासिक का 20% क्या है, 20% 9 है। अर्धवार्षिक का 20% 9 है और वार्षिक का 60% जो है वो कितना है 28 है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, तो क्या मिलता है वो आप यहाँ से देख लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसको दोनों तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद क्या हमारा आंसर आता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वो 46 हो जाता है। ये जो हमारा प्राप्तांक है वो 46 होगा और 46 कौन से ग्रेड में आ रहे हैं, ए प्लस में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, जो 20% 20% और जो 60% हमको अधिभार जो निकालने हैं, प्राप्तांक जो 20% और 60% हमको निकालने हैं, इस तरीके से हमको काम कर लेने हैं और आगे हम इन सारी चीज़ों को भर लेते हैं। फिर हम अब आगे बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको आप ये जो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है, ये कार्य क्षेत्र पर आधारित जो अर्जित क्रेडिट है उस क्रेडिट को समझाने के लिए मैं एक अलग सा वीडियो आपको दे दूंगा। ये समझ में आ जाएगा कि ये क्रेडिट है क्या। ये कार्य क्षेत्र पर आधारित है, ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कार्य क्षेत्र पर आधारित है। और कार्य क्षेत्र कौन से कार्य क्षेत्र जिस पर हमने अभी काम किए हैं, जैसे हम गणित पर काम कर रहे थे, गणित की जो कार्य क्षेत्र है उस पर काम कर रहे थे, हिंदी के कार्य क्षेत्र पर काम कर रहे थे। तो वही कार्य क्षेत्र है, उसी की बात हो रही कि उस कार्य क्षेत्र में वो उसकी कितनी दक्षता है, उसकी कितनी पकड़ है, उसी को हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो चेक करने का मतलब मूल्यांकन करके यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि कितना कितना वो बच्चा जानता है। तो उसी पर आधारित है ये कार्य क्षेत्र, जो अर्जित क्रेडिट या राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क स्तर है क्या, इसको समझने के लिए हम एक वीडियो जरूर दे देंगे आपको। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्लास 1 और 2 का मैं अलग से सेपरेट वीडियो दूंगा, क्लास 6 किसी एक क्लास का मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कर हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।